इसराइल के बीच में 19 के बाद बिगड़ेंगे। और इसमें एक सहमति और होगी, कुछ उसमें पोषक एडिट होंगे, ये भी आप देखिएगा कि अगर इजराइल इसमें नहीं रहेगा तो ईरान को पूरा अधिकार रहेगा कि वो इजराइल पे हमला करे, और उसके इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका नहीं आएगा। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से इरिटेट हो चुके हैं इजराइल से और नेतन्याहू की हरकतों से, हमको लगता है कि वो इसको मंजूरी दे देंगे। और इसमें इसमें ऐसा नहीं है कि इजराइल को नहीं रखा था, इजराइल को भी रखा था इसमें। बार बार अमेरिका वाशिंगटन यही बोल रहा था इजराइल को कि देखो, जब वो बोल रहा है कि हम नहीं बनाएंगे, तो बोल रहा है कि IAEA के सामने उसके जो यूरेनियम है, जिनका संवर्धन इन्वेस्टमेंट 60% तक है, उसको वो डाइल्यूट करके नीचे लाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके मिनिस्टर्स जो है कुछ इसी तरह के जेस्चर दिखा रहे हैं। लेकिन हम राशिद रिजवी साहब को ले लेते हैं और बीच बीच में अपने साथियों को अपडेट भी करते रहेंगे। जो बड़ी खबरें, जो अहम खबरें इससे मुताल्लिक होंगी, उन्हें मैं इस्तकबाल करता हूँ एडवोकेट राशिद रिजवी साहब का। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, माहिर तालीम, माहिर कानून, और इसके साथ ही मिडिल ईस्ट पे एक रिसर्चर की हैसियत से वो जुड़ते हैं और तमाम जितनी खबरें हैं वो कलेक्ट करते हैं, एक मैसेजेस को देखते हैं। और यही मुबस्सिर की क्वालिटी होती है तजिया निगार की, कि वो हर एक चीज का जायजा ले, हर एक पहलू से देखे। क्योंकि देखिए, खबरें तो 10 मिनट में हम दे ही देते हैं, खबर देना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि हम उन तमाम सोर्स तक पहुंचे कि जहां पेजेस फंस जाते हैं, जहां से कुछ नया हो सकता है उनको, तो उस पर हम लोग रोशनी डालते हैं, खंगालते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है एडवोकेट राशिद रिजवी साहब। क्या लग रहा है जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई अब तो जुमा को जो कुछ होगा वो तो बस बराए नाम सिग्नेचर तो हो चुके। राशिद साहब। नहीं, अभी सिग्नेचर नहीं हुए हैं। आप उसको डिजिटल सिग्नेचर मानिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा कि डिजिटल सिग्नेचर डोनाल्ड ट्रंप ने करके मेल कर दिया और उसी पे डिजिटल सिग्नेचर इनकी हो गई, यहाँ के राष्ट्रपति की हो गई ईरान के, और उसके बाद उसको वापस से उसको रिसेंड कर दिया, वो कॉपी निकाल लीजिए। और जो मैनुअल सिग्नेचर होगी जिनेवा में 19 जून को, फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन, तो उसमें दोनों मैनुअल करेंगे साइन, और डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा उसको फाइल खोल के दिखाएंगे सबको। तब एक्चुअल मुद्दे खुल के सामने आएंगे कि इनकी बिंदुओं पर टोटल बात हुई है और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो अभी जैसे आप बता इजराइल की बात, तो इजराइल काट्स जो वहाँ का रक्षा मंत्री है और बेन गवीर के दोनों बहुत ही ज्यादा उतावले हैं। वो बोलते हैं कि हम कोई पनामा नहीं है कि जो हम पे राज चलाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। कौन होता है डोनाल्ड ट्रंप? हम एक मुल्क है, हमको हमारे मुल्क का अख्तियार है हमारा कि हम जो चाहें वो करें, हम क्यों किसी के हिसाब से चलें। तो यही बात तो ईरान ने बोल रहा था, तो तुम्हें दिक्कत हो रही थी। तो वो मुल्क है, वो जो काम कर रहा है अपने मुल्क के लिए कर रहा है। तब तुम बोल रहे नहीं 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 नहीं, परमाणु नहीं होना चाहिए, परमाणु नहीं होना चाहिए। अमेरिका आओ इंटरफेयर करो, डोनाल्ड ट्रंप आओ इंटरफेयर करो, ट्रंप आओ हमला करो, तब आप ये बोल रहे थे। अब आप पे मैटर जब आया कि आप अटैक नहीं करोगे लेबनान पे, तो आप कहो नहीं, हम एक मुल्क है। तो कल रात में भी जब साइन होने का टाइम करीब आया, तब भी इजराइल ने उस तहिया पर अटैक किया जिसके खिलाफ ईरान ने अटैक किया था। अब उकसा रहा था कि हमला कर दो, ईरान हम पे हमला कर देगा और ये डील जो है फिर कैंसिल हो जाएगी। तो इस बार अमेरिका के साथ साथ ईरान के साथ साथ अमेरिका ने भी बहुत ही शालीनता से और बहुत ही बैलेंस तरीके से आकर के उन्होंने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया है। और ऐसा नहीं कि हमला नहीं होगा मुमताज भाई, हमला होगा। हमला हो सकता है कि 19 मार्च के बाद हो, क्योंकि जिस तरीके से ये दहिया पर अटैक कर रहा है
और बीच में जब अटैक हुआ था तो ये डाइवर्ट होके टायर पे आ गया था। अब फिर इसने कल से दहिया में शुरू कर दिया है। अब ये 19 तक इस तरह की हरकतें करता रहेगा इजराइल। तो जो लोग ईरान को टेररिस्ट कंट्री बोलते थे और इनको हिजबुल्लाह को टेररिस्ट बोलते थे, आज वो सामने आके नहीं बात कर रहे हैं कि इजराइल जो है शांति वार्ता के क्यों खिलाफ है, क्षेत्र में शांति बनी रहे इसके खिलाफ इजराइल क्यों है। यहाँ सब खामोश हैं, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। जो ईरान के ऊपर उंगली उठाया करते थे, उसका जो रिजीम है वो टेरर रिजीम है, वो चेंज होना चाहिए, इस तरह की बातें करते थे। और देखिए फाइनली ये आप मान के चलिए इस चीज को, और खुद अमेरिकन ने उस चीज को एक्सेप्ट किया है। अमेरिकन के जो दूसरे जो बड़े न्यूज़पेपर नहीं है, एवरेज हैं, छोटे हैं, उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है इस चीज को कि ये हार कंप्लीटली अमेरिका की है, विक्ट्री कंप्लीटली उसकी है, ईरान की। और इजराइल तो नेतन्याहू इसमें जो है, जो ट्रम्प के पत्ते हैं, ट्रम्प के जो पत्ते हैं उसमें बादशाह ट्रम्प है, इक्का ईरान है, जोकर नेतन्याहू है। इस तरीके से उन्होंने उसको डिफाइन किया है। तो नेतन्याहू को उन्होंने जोकर बताया है। तो कल हमारी जब आपसे बात हो रही थी तो मेरे ख्याल से प्रोग्राम खत्म होने से पहले, जब शायद फिरोज भाई हमारे दुआएं करा रहे थे, तभी हमने आपसे कहा था कि 5 घंटे का टाइम दिया है तो मतलब कंफर्म है कि सहमति बन गई है। अभी तक जो बातें होती थी वो 1 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, महीने में, ऐसे बातें होती थी। लेकिन जब घंटों का ड्यूरेशन आया तब मैंने आपको इस चीज को कंफर्म किया कि ये हो गया है सहमति, और ये सहमति बनी रहेगी 19 तक। जो भी हालात बिगड़ेंगे ईरान और इजराइल के बीच में 19 के बाद बिगड़ेंगे। और इसमें एक सहमति और होगी, कुछ उसमें पोषक एडिट होंगे, ये भी आप देखिएगा कि अगर इजराइल इसमें नहीं रहेगा तो ईरान को पूरा अधिकार रहेगा कि वो इजराइल पे हमला करे, और उसके इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका नहीं आएगा। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से इरिटेटेड हो चुके हैं, इरिटेट हो चुके हैं इजराइल से और नेतन्याहू की हरकतों से, हमको लगता है कि वो इसको मंजूरी दे देंगे। और इसमें इसमें ऐसा नहीं है कि इजराइल को नहीं रखा था, इजराइल को भी रखा था इसमें। बार बार अमेरिका, वॉशिंगटन यही बोल रहा था इजराइल को कि देखो, जब वो बोल रहा है कि हम नहीं बनाएंगे, तो बोल रहा है कि IAEA के सामने उसके जो यूरेनियम है जिनका संवर्धन, इन्वेस्टमेंट 60% तक है, उसको वो डाइल्यूट करके नीचे लाएगा। अब कौन सा खतरा है? वो तो तैयार है ना। अब वो शुरू से बोल रहा है कि हम बम नहीं बनाएंगे, बम नहीं बनाएंगे। आवाज हमारी इस पेशकश में तैयार है वो। तो अब तुम्हें कौन सी दिक्कत हो रही है? तो उसके ऊपर ये बोले कि उसके यहाँ तो कोई भी न्यूक्लियर प्लांट रन करने नहीं चाहिए। ये आप कैसे अलाउ कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने यहाँ पर, ईरान अपने यहाँ परमाणु क्या बोलते हैं, परमाणु केंद्र बना के रखे हुए हैं। ये उसके यहाँ होने ही नहीं चाहिए भाई, तो खतरा है उसके यहाँ। तो इजराइल का मानना था कि जितने भी इनके परमाणु केंद्र थे सबको खत्म किया जाए, सबको बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया जाए। अमेरिका ने कहा कि ये मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं कि अगर उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वहां के लोग पानी के लिए तरस जाएंगे, क्योंकि लोगों के पीने का पानी का एक बड़ा परसेंटेज है जो उसी मशीनरी से चलता है, जो परमाणु से चल रहा है। तो उसके लिए हम न ईरान सहमत होगा न मैं सहमत हूँ। तो कई जगहों पर आकर के उन्होंने सपोर्ट किया। दूसरी चीज, $300 बिलियन देने की बात ईरान ने कही डेवलपमेंट के लिए, तो अमेरिका ने, कि जो इनका नुकसान हुआ है उसको रीडेवलप कराने के लिए $300 बिलियन दिया जाएगा ईरान को। तो उस पर भी इसराइल को ऑब्जेक्शन था। और फाइनली ये हुआ कि उसने ये प्रेशर बनाया कि जो भी डेवलप के काम होंगे वो हमारी एजेंसी करेगी या अमेरिकन एजेंसी करेगी। पैसा उनको नहीं दिया जाएगा, काम करके दिया जाएगा। तो मतलब कदम कदम पर वो डिस्टर्ब करना,
और अभी भी जो सूरत हाल है, हम तो ये सोच रहे हैं कि हो सकता है अभी भी हमला वो कर रहा हो। 19 तारीख तक वो जबरदस्त हमले करेगा, ये आप देख लेना। लेकिन एक चीज आप ये भी याद रखिएगा, डील होने के बाद भी हमला हुआ तो ईरान ने जगह पलटवार करेगा तो अमेरिका बोलेगा नहीं, ये भी आप देख लीजिएगा। क्योंकि अमेरिका भी सोचता है कि एक बार तो मजा चख लो। जो इनके मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प को उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, एक साथ से बदतमीजी से शब्दों को यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो खिसियाए नहीं है, वो अपने आप को इस दलदल से निकालने के लिए अभी खामोश है। जैसे ही एमओयू साइन हो जाएगा तो हो सकता है वो खुद ही ईरान को इशारा कर दे, भाई तुमको जो करना वो करो। क्योंकि बातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। और नेतन्याहू या इजराइल की फैक्ट्री इन चीजों को जबान से प्यार से नहीं समझने वाली है। जब तक उन पे बड़ा अटैक नहीं होगा, जब तक उनके खुद के जानो माल का नुकसान नहीं होगा, जब तक वो खुद बंकर में रहने को मजबूर ना हो जाए। पिछले वॉर में 40 दिन के वॉर में एक एक हफ्ता 10-10 दिन लोग बंकर से बाहर नहीं निकल रहे थे, इतनी इनकी हालत खराब थी। जब मैटर खत्म हो गया तो बाहर आके फिर शेर जैसे दहाड़ने लगे। तुम किसको मार रहे हो? जिनके पास एक डंडा नहीं, तुमको मारने का हथियार नहीं जिनके पास, तो उन पे अटैक कर रहे हो, अपने आप को शेर बता रहे हो। बिन गवीर ने कहा कि जितनी जमीन हमने कब्जा कर ली है वो पूरी इजराइल की प्रॉपर्टी रहेगी, 1 इंच जमीन नहीं दूंगा, ये उनका कहना है। तो अभी 19 तारीख को निकलने दिए, देखिए कि ये उनकी देंगे या अपनी बचाने में लग जाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी मुमताज भाई। आपका माइक बंद है, माइक ऑन करिए। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में ही पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज तो बहुत जाहिर हो गई, बहुत क्लियर हो गई कि बेंजामिन नेतन्याहू या इजराइल जिस घमंड में थे, भाई देखिए, सही क्या है या क्या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि तुम मेरी वजह से बाहर हो, उससे तो अब इसके लिए अब क्या बचा फिर? या जो गाली दी है जिस तरह की, भाई उसको यूं ही तो नहीं लिख दिया लोगों ने। ऐसी खबरें, हम भी जर्नलिस्ट हैं, ऐसे जुमले उस वक्त तक नहीं लिखे जाते कि जब तक कंफर्म न हो जाए, सबूत पास न हो, वो जुमले लिखे ही नहीं जाते। कोशिश ये की जाती है कि अगर वाकई किसी से कुछ गलती से निकल गया है तो उसको हज़फ कर दिया जाए। लेकिन यहां चूंकि मजबूती से ये बात जो है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो इसलिए मुझे लग रहा है। और फिर जो बात मैं कह रहा था बार बार राशिद साहब की, बहुत मुमकिन है कि इजराइल को थोड़ा से ये जो हमले और ये शाय शुरू हो रहा था, तो अब इतनी बड़ी बात जो है वो जाहिर सी बात है जंग के बीच में तो हो नहीं रही थी। इसका मतलब डील इनकी चल रही थी, डील फाइनलाइज हो रही थी। पाकिस्तान का डेलीगेशन जाना, या कतर से लगातार जो है बातें होना, ये तमाम चीजें, और इधर फायरिंग भी हो रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ जो है अभी पोशीदा रखा गया है, और अमेरिका को लगा कि अब झगड़ा ठीक नहीं है फिलहाल जो है, और इनसे छोड़ा जाए। तो बहरहाल ये चीजें जो है क्लियर। एक चीज और, ये जो बात ईरान कह रहा है ये कहाँ तक दुरुस्त होगा? ईरान का कहना है कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल हम लेंगे। और ट्रम्प ने हमारी शर्त को मान लिया है कि हाँ आप टोल ले सकते हो। तो क्या आपको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात पे वाकई सहमत हो जाएंगे? अगर हो गए तो फिर बचा क्या राजीव साहब? देखिए मुमताज भाई, 28 फरवरी को जो हमला हुआ था और उससे पहले जो मुद्दे चल रहे थे, वो मुद्दे इसमें खाली एक ही रहा, मेन न्यूक्लियर वाला। बाकी मिसाइल प्रोटेक्शन में कोई बात नहीं हो रही थी, प्लस प्रॉक्सी में कोई बात नहीं हो रही है। नया मुद्दा उड़ के आ गया इनके पास, हुर्मुज का, जो
28 फरवरी या उससे पहले था ही नहीं। जब हुर्मुज बंद किया तो उसके बाद नया मुद्दा और नंबर 2 का मुद्दा हो गया। तो अगर इनको डोनाल्ड ट्रंप से कोई सहमति मिली है तो इनको खामोश रहना चाहिए। जब डील साइन हो जाती ऑफिशियली, उसके बाद ये चालू हो जाते कुछ भी बोलना। इसका मतलब है कि अभी डील में कुछ कशमकश है और कम से कम 60 दिन तक जो वार्ताएं होंगी, 2 महीने का जो ड्यूरेशन दिया गया है, उसी में ये फाइनल होगा। ये एक दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है कि हम अवमान लेंगे और डोनाल्ड ट्रंप को लगता है किसी तरीके से अपने आप को निकालू और मुझसे मेरे बाप का क्या जा रहा है, जाने दो। लोग परेशान है। अरे भैया, इराक तबाह हो गया, किसी को फिक्र थी? सीरिया तबाह हुआ, किसी को फिक्र थी? लीबिया तबाह हुआ, किसी को फिक्र है? तो हुर्मुज में थोड़ा थोड़ा पैसा दे देंगे। अरे 70 की जगह 100 रुपया ले रहे थे पर बैरल, 70 की जगह $100 पर बैरल ले रहे थे, तो ये 70 की जगह 71 के ले लेंगे, क्या दिक्कत है? कौन सा इतना बड़ा इशू है? तो डोनाल्ड ट्रंप की नजर में ये बड़ा इशू नहीं है कि वो टोल लेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये सोच है कि अगर न लें तो अच्छी बात है, वरना पूरी जिंदगी के लिए मेरे नाम पे एक दाग लग जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप का यही बात कहना सही है। डोनाल्ड ट्रंप का यही बात कहना सही है कि मुझको इलेक्शन से कोई मतलब नहीं, हारू या जीतूं। वो जानते हैं इनका सेकंड टर्म है, इसके बाद इनका थर्ड टर्म आना नहीं है। थर्ड टर्म में ये हारे जीते कोई मतलब नहीं उसका, सेकंड टर्म इनको निकालना है। लेकिन सेकंड टर्म में जो इनको ऊपर प्रेशर पड़ा, जिसमें ये डर गए कि इनके रिपब्लिकन पार्टी के ही 4 MP जो आकर के उस खाने में, अपोजिशन के खाने में जाके बैठ गए। ये शौक लगा कि आज 4 निकले हैं, अपर हाउस में जाएंगे, वही स्टेटस रहेगा, मैं वीटो लगा दूंगा, कांग्रेस में आएंगे तो वही रिजल्ट जब रहेगा तो मैं खत्म। मतलब एक इंडिपेंडेंट है, उसने भी उठा के वोट दे दिया डेमोक्रेट्स की साइड, जिसको आप कह सकते हैं कि जंग के खिलाफ वोट दे दिया। 4 इनके चलेगा जंग के खिलाफ, पूरा डेमोक्रेट जंग के खिलाफ। तो अब इनको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं हार जाऊं, मेरी सीट कम आ जाए और मेरा इम्पीचमेंट हो जाए और मैं जेल चला जाऊं। तो उस चीज से बचने को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने कई चीजों को सेक्रीफाई किया। ये चीजें 20-25 दिन पहले भी हो सकती थी, लेकिन जब बाहर लीक हुई तो मीडिया ने इनके ऊपर सवाल दागने शुरू किए कि आखिर जब आप गए थे तो आप लेके क्या आए? आपने रिजीम नहीं चेंज किया, आपने उनका यूरेनियम नहीं डिस्ट्रॉय किया, तो आप लेकर के क्या है वहां पे? आप इन्हीं 2 मुद्दे के लिए गए थे। मिसाइल प्रोडक्शन खत्म करना था, वो भी आपने नहीं किया। आपकी एजेंसी बता रही है कि 80% तक उनके पास मिसाइल अभी भी है, जिसके अगेंस्ट में और अब्बास राची ने कहा 80 नहीं 120% तक मेरे पास मिसाइल है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप बताइए, उनका मिसाइल प्रोडक्शन भी बेहतरीन चल रहा है, उनका यूरेनियम भी आप नहीं ले पाए और रिजीम ने चेंज कर पाए। तो आप अगर जंग से बाहर आएंगे तो क्या कह के आएंगे? ये डील जो आपकी है ये तो ईरान को जिता रही है, आपको हरा रही है। अमेरिका का, इसमें अमेरिका हार रहा है, आप क्या हारोगे? तो कुछ दिन के लिए उन्होंने उसको दबा दिया और नया बनाया मसौदा दूध, वो भेज दिया। उस मसौदे को देखते ही ईरान ने रिजेक्ट कर दिया। जब ईरान ने रिजेक्ट किया तो इन्होंने दबाव बनाने के लिए छोटे मोटे हमले शुरू किए। ईरान ने उससे बड़ा पलटवार शुरू कर दिया। जब ईरान ने उससे बड़ा पलटवार किया तो इनको लगता है कि अब इससे हम जीत नहीं सकते, ना इससे हम डायलॉग में जीत पा रहे हैं, ना इससे हथियार में जीत पा रहे हैं, हम जंग में जीत पा रहे हैं। तो अब थोड़ा बहुत जो बेइज्जती होना हो, हमको खामोशी से यहाँ से निकलना है। अब वो यहाँ से निकलना चाह रहे हैं और अपनी विक्ट्री वही लेके जाएंगे। एक ही है इनके पास विक्ट्री, वो ये है कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे, वो नहीं बनाएगा, बस। इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के पास अपनी विक्ट्री को घोषित करने के लिए।
जी मुमताज भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये देखिए विक्ट्री अब अपने अपने तौर पे लोग बताएंगे, लेकिन दुनिया देख रही है। अभी रेशमा बानो ने लिखा, खैर हम इस तरीके की बातें नहीं, लेकिन चलिए ठीक है, उन्होंने लिखा कि ईरान नया सुपर पावर, या इस तरीके, देखिए सुपर पावर या इस तरीके के, ईरान कभी इस चीज पे बिलीव नहीं करता है। वो कहता है सुपर पावर सिर्फ एक जात है और वो है अल्लाह की जात। तो जब अल्लाह की जात को जो सुपर पावर मान रहा है, वो अपने आप को सुपर पावर कैसे कहेगा? और क्या होगा सुपर पावर बन के? मेन तो ये है कि कैसे अमन कायम हो, कैसे लोगों को इंसाफ मिले, जहां जुल्म हो रहा है वो कैसे खत्म हो। अगर ये पैमाना है तो जाहिर सी बात है कि फिर उसमें सुपर और वो जैसे भाई सवाल ये है कि अमेरिका भी तक क्या डराता था अरबों को कि बॉस बनना चाहता है, खलीफा ईरान बनना चाहता है, और ये बनना चाहता है, वो बनना चाहता है। हाँ, पता नहीं क्या क्या, सिर्फ ये लड़वाने वाली बात थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन राशिद साहब, अभी जुमा का वक्त है। क्या आपको लग रहा है कि ईरान जो है वो सब्र तहम्मुल से काम लेगा, या फिर ये हो सकता है कि ईरान खुद हमला न करे और अंसारुल्लाह लाहौती या प्रॉक्सीज को अपने कहे? क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि इजराइल इन दिनों बाज तो नहीं आएगा। देखिए, इजराइल अपने जवाल की तरफ जा रहा है। इजराइल जो कर रहा है वो ऐसी हरकत कर रहा है कि वो जा रहा है जवाल की तरफ। आपको एक छोटा एग्जांपल देते हैं। और आप जानते थे कि हम लोगों के एरिया में एक माफिया था। अब बहुत उसकी तूती बोलती थी पूरे यूपी में। और उसके भाई के कुछ लोगों ने एक मदरसे में जाकर के एक कांड कर दिया। वो भी आपने सुना होगा। उसके बाद से न वो इलेक्शन जीत पाया, एक भी, न उसका भाई जीत पाया। और धीरे धीरे करके तबाह होता गया। आखिर में मारा गया। घर डिस्ट्रॉय हो गया, पूरी तरीके से मैदान साफ हो गया। तो अब आप ये बताइए कि आपकी एक गलती ने आपके साम्राज्य को तबाह कर दिया। वही गलती कर रहे नेतन्याहू। ये ईरान ने अगर उनको चंदा वो इस अमेरिका ने जो उनको सुरक्षा के नाम पर, सैन्य सहायता के नाम पर एक बड़ा अमाउंट एक बड़ा अमाउंट इनको दिया जाता है कि लो भाई, चलो अपनी सैन्य ताकत को मजबूत रखो, तुम्हारे दुश्मन बहुत हैं। वो अमाउंट को रोकने की धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया था। और ट्रंप ने अगर रोक दिया वो, तो क्या करेगा इजराइल? क्या करेगा नेतन्याहू? सबसे बड़ी हार तो उसकी वही हो जाएगी। और जैसे ही रुक जाएगा ये, आप ये देखिएगा कि इनका गोला बारूद बंद हो जाएगा और ये घुटनों के बल आ जाएंगे। क्योंकि आपके यहाँ बिजनेस है, पैसा है, ठीक है, लेकिन वो आपकी हरकतों के हिसाब से, आपके अखराजात के हिसाब से वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप इतने ही बड़े पावरफुल थे तो आप अमेरिका से भीख क्यों ले रहे हो? अगर पाकिस्तान अमेरिका की भीख पर डिपेंडेंट है, सऊदी अरब की भीख पर डिपेंडेंट है, तो आप भी तो डिपेंड हो अमेरिका की भीख पे। तो मुमताज भाई, इस तरीके से हमला कर रहे हैं, मे भी हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि हूती से हमला न करवाया जाए, या हूती हमला न करे, या हिजबुल्लाह हमले में तेजी न लाए। ये भी हो सकता है, करवा सकते हैं। और ईरान खुद भी कर सकता है। वो कोई बड़ी बात नहीं है कि ईरान नहीं कर सकता है। ईरान खुद भी कर सकता है कि भाई तुम नहीं मान रहे हो तो हम क्यों माने। बाकी हमारी अमेरिका की डील है, ना अमेरिका हम पे हमला करेगा, ना हम अमेरिका पे हमला करेंगे। कि दोनों अपना अपना संभाल चले जाएंगे। अच्छा, इसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही नहीं है। ये आप डील में जब आएगा ना, तो वो खाड़ी के जो 7 देश हैं उनका नाम भी आएगा। बहरैन से लेके कुवैत से लेके कतर तक, और इधर सऊदी अरबिया, जॉर्डन, इन सब का नाम आएगा। इन लोगों में से किसी पे हमला नहीं करेगा ईरान। और ईरान का एक ही कहना है, जियो और जीने दो।
छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और जिसका एयरबेस इस्तेमाल होगा वही हमला करेंगे हम। ईरान का तो एक ही सिद्धांत था, उसी सिद्धांत में वो आखिर तक अडिग था। उसने अपने प्रिंसिपल को चेंज नहीं किया, उसने अपनी स्ट्रेटेजी और पॉलिसी को चेंज नहीं किया, वो लास्ट तक उसी पे था। तुम हम पे बहरैन से अटैक करोगे, हम बहरैन पे मारेंगे। तुम कुवैत से अटैक करोगे, हम कुवैत पे मारेंगे। अब वो उसने जो कहा था वो करके दिखाया भी। वो अपनी बात जबान पर साबित कदम था। बस हमको तो ये भी लगता है कि अमेरिका कोई बड़ा दबाव इजराइल में बनाने जा रहा है, और अगर इजराइल को ज्यादा दबाने की कोशिश की तो इजराइल अमेरिका से डायरेक्ट लड़ने को तैयार होगा। देखिए, हम आपको एक बात बता दें मुमताज भाई, हमको तो नहीं लगता है कि मतलब कोई डाउट की बात नहीं है इस पे कि आने वाले 3-4 दिन के अंदर अंदर इजराइल डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जानलेवा हमला न करवाए। इस बात से हम पीछे नहीं हट सकते। ये इतने नीच और गिरे हुए लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। एक अमेरिका का प्रेसिडेंट मारा गया, आज तक पता नहीं चला। आज तक जांच रिपोर्ट कोई खुलासा नहीं हुआ कैसे मारा गया वो। तो अगर ये वो एक को मार के हौसला बढ़ाए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि दूसरा वाला सेफ है। तो ये भी हो सकता है कि ये इन सब चीजों को, डील को, सबको खत्म करने के लिए, भाई डोनाल्ड ट्रंप नहीं रहेंगे, डील कौन करेगा? और जब इनके पास आखिरी ऑप्शन नहीं बचेगा, ये इस पे भी क्या गुजरेंगे? इस तक हम लोगों को इस चीज का इंतजार करना है। जी मुमताज भाई।